मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेमेस्टर 6 के बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के पास ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट वाला सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो के अंदर वन शॉट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर आपको बताने वाला हूं, जो पेपर आपका आने वाला है। और सिर्फ यही क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और 100% गारंटेड आपको सारे यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे थोड़े से वीक हैं पढ़ाई में, जिनको ऐसा लगता है कि सर हमारे को सारे क्वेश्चंस याद नहीं हो पाएंगे या फिर हम क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं एक यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो ये आपकी बुक है ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन राइट का मतलब बता दूंगा, फिर जेंडर का मतलब बता दूंगा और एनवायरनमेंट का मतलब बता दूंगा। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर 20 to 30% अगर हमारे ब्रेन में इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी अगर होती है तो हम आंसर्स आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी बुक के नाम के टॉपिक्स के कि ये बुक के अंदर जो टॉपिक दिया गया है, यानी कि बुक का जो नाम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। मानवाधिकार, लिंग और पर्यावरण, ये तीनों विषय एक साथ मिलकर समाज के संतुलन और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है मानव अधिकार। अब मानव अधिकार जो है, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं, ये क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर मैं आपको लिंग यानी कि जेंडर क्या है वो बताऊंगा, एंड लास्ट हम बात करेंगे एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की। और जैसे ही ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वन शॉट वीडियो है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है सिर्फ ये वीडियो देखनी है और उसके बाद उसका पेपर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव अधिकार। तो भैया मानव अधिकार मानवता के मूल्यों की रक्षा और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए है। यानी कि ह्यूमन राइट्स को जो है वो क्यों लाया गया है कि जो मानव अधिकार जो है वो मानवता के मूल्यों की रक्षा करेगा और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा। ये अधिकार हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और विकास के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। मानव अधिकारों का आधार सभी मानवों की समानता, न्याय और अधिकारों की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति पर है। यानी कि जो मानव अधिकार है इनका जो आधार है वो किस चीज़ पर है, जितने भी ह्यूमंस हैं यानी कि जितने भी मानव हैं, इनकी समानता, इनके साथ में जो न्याय है और इनके जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उन सभी को शांतिपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करने की बात करता है। ये अधिकार राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर समाज की सुरक्षा और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भैया ये तो हो गया हमारा कि मानव अधिकार क्या है। फिर आता भैया जेंडर, दूसरा हमारा जो पॉइंट है बुक के अंदर। लिंग समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का परिचायक है। यानी कि भैया जेंडर वर्ड जब भी आता है तो जेंडर वर्ड सुनते ही यानी कि लिंग वर्ड सुनते ही हमारे समाज में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, किस चीज़ की बात की जा रही है, द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल्स। यानी कि महिला और पुरुषों के बीच के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या समानता, इनका परिचय देता है। ठीक है, ये वर्ड जो है ये समृद्धि और विकास के लिए अद्वितीय योगदान देता है। लिंग समानता उस समाज के विकास और प्रगति को प्रोत्साहित करता है जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता दिखाई जाती है, अनइक्वालिटी, भेदभाव दिखाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है, या फिर हम जस्टिस यानी कि न्याय की कोई जगह नहीं होती है, उस जगह पर हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तीसरा पॉइंट है भैया आपका इसमें अंदर एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि ये 3 पॉइंट पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर देकर आऊँगा आपके लिए, जो क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सुनिश्चित करता है कि हम स्थायी और सामर्थ्यवान तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि भैया आज वर्तमान में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, आज हम क्योंकि वर्तमान की बात कर सकते हैं हम लोग, तो भैया जो भी चीज़ें हमारे आसपास में हैं उन सब चीज़ों, उन संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी संतुलित और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार हो सके। पर्यावरण संरक्षण मानवता के लिए जीवनीय बात है क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए भैया आपके टॉपिक्स, यानी कि जिसमें मैंने आपको बता दिया ह्यूमन राइट्स क्या है, जेंडर क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। अब बात आती है कि सर आप जल्दी से बता दीजिए, एग्जाम हमारा कल है, टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे नंबर 1 क्वेश्चन, भारत में महिला सशक्तिकरण में महिला आंदोलन की भूमिका बताइए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो भारत में महिला सशक्तिकरण में महिला आंदोलन की भूमिका आलोचनात्मक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि
इन आंदोलनों ने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो भैया देखो, एक जो महिला है, अगर आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम सुने होंगे आप लोगों ने, है ना, महिलाओं के अंदर। इंदिरा गांधी की अगर हम बात कर लेते हैं, अकेली आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। किरण बेदी की बात करें, हमारी जो पहली भारतीय आईपीएस अधिकारी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की गई है, पर यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट करेंगे किसकी, कि जो उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए, उसमें उनके आंदोलन से क्या मतलब इसमें चीज़ें जुड़ी हुई है, उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखते हैं, इतिहास की तरफ अगर हम नजर मारते हैं, तो परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है, दृष्टिकोण। परिप्रेक्ष्य को बोलते हैं दृष्टिकोण, या हम इसको बोलते हैं उपागम, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रकार या नजरिया, है ना। तो भैया इसको किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। ऐतिहासिक प्रकार क्या है, ऐतिहासिक नजरिया क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, उपागम क्या है। तो सबसे पहले प्रारंभिक आंदोलन, भैया 19वीं सदी के अंदर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा और बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर काम किया, पहला पॉइंट। और आरंभिक आंदोलनों ने जो आरंभिक आंदोलन थे, उन सभी आंदोलनों ने प्रारंभिक आंदोलन महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन वह फिर पुरुष समाज सुधारकों द्वारा संचालित थे। यानी कि महिलाओं के विकास में बात की जा रही है, परंतु वो जो आंदोलन चलाए गए जिसके अंदर ये बोला गया भैया सती प्रथा को खत्म कर दिया जाए। सती आपने सुना होगा, सती प्रथा क्या होती है कि जब किसी का हस्बैंड जो है स्वर्ग सिधार जाता है, तो उस महिला को उसके साथ में ही जलना होता था चिता पर। तो ऐसी बिल्कुल क्रूर जिसे बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रथा चलती थी, उन्हें ख़त्म किया, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। फिर जो है बाल विवाह होता था एक, कि भैया बाल विवाह यानी कि जैसे 16 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी करा दी, इन्हें भी खत्म किया गया। परंतु ये सारे के सारे आंदोलन जो थे वो पुरुष सुधारक थे, यानी कि पुरुष समाज सुधारकों द्वारा संचालित थे। आगे हम महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं कि इन लोगों से ही प्रेरणा लेकर महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उन्होंने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और भैया आज़ादी के बाद महिला संगठनों ने संवैधानिक और कानूनी सुधारों के लिए संघर्ष भी किया, जिसमें समानता, शिक्षा के अधिकार भी इसमें प्रमुख थे। अब जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आधार पर अगर हमारा टॉपिक बना, तो प्रमुख महिला आंदोलन कौन कौन से थे। दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, ठीक है भैया। डॉरी आपने सुना होगा, डॉरी यानी कि दहेज। तो 1980 के दशक में दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। अब इन आंदोलनों में दहेज निषेध कानून को अधिक सख्ती से लागू करने की मांग की, जो एक्ट आया था 1961 के अंदर। तो भैया 1980 के दशक के अंदर एक दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना के खिलाफ जो है बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे। इस आंदोलन के अंतर्गत जो है दहेज को रोकने की मांग की गई थी, ठीक है। महिला आरक्षण आंदोलन, पंचायतें और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्वेशन की मांग की गई। इसमें भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने की बात की गई थी। 1990 के दशक के बाद क्या हुआ, महिला आरक्षण विधेयक, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की गई। इसके लिए भी संघर्ष हुआ। बाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यानी कि बहुत बार क्या होता है वर्क प्लेस पे उनके साथ में जो है सही व्यवहार नहीं होता, तो ऐसी जगहों पर जब उनका यौन उत्पीड़न होता है तो इसके खिलाफ भी एक आंदोलन हुआ। 2013 के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम की नींव रखी गई 2013, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ये महिला आंदोलन की उपलब्धियां क्या थी। तो कानूनी सुधार, महिला आंदोलन के कारण कई महत्वपूर्ण कानून बने, जैसे दहेज निषेध कानून जो भी हमने ऊपर पढ़ा, घरेलू हिंसा अधिनियम बना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम बना, ये सारे कानून बने, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जागरूक अभियान शुरू हो गए। राजनीतिक भागीदारी होने लगी, 33% आरक्षण तक की सफलता मिली इनको, ठीक है। और फिर कुछ जो है इसकी आलोचनाएं भी हुई, चुनौतियां भी हुई। शहरी और ग्रामीण विभाजन, महिला आंदोलन का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में अधिक देखा गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षाकृत कम सुधार हुआ। तो सिंपल सी बात है भैया कि जो शहर की स्त्री है वो क्या है, वो बहुत थोड़ी चतुर चालाक है, उसे सब कुछ पता है। पर जो ग्रामीण स्त्री है वो बेचारी ये सोच के चलती है कि उसे घर गृहस्थी देखनी है, उसे इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। आंतरिक विभाजन, आंदोलन के अंदर जाति, वर्ग, धार्मिक आधार पर विभाजन और संघर्ष देखे गए कि भाई धर्म और जाति के आधार पर ही शक्ति और एकता में कमी आ गई। सीमित दायरा,
कई आंदोलन का ध्यान केवल विशिष्ट मुद्दों पर था, बस छोटे छोटे मुद्दों पर कि भाई हम इसी पे ही काम करेंगे बस। राजनीतिक और सामाजिक बाधाएं, महिला आरक्षण विधेयक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी लंबित हैं और सामाजिक संरचनाएं महिलाओं के लिए पूर्ण सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं। अब इसमें आप निष्कर्ष देख सकते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने कानूनी सुरक्षा, सुधारों, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये तो हो गया भैया हमारा प्रश्न नंबर 1, ठीक है, महिलाओं से संबंधित। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसके संबंध में संगठनों ने मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भैया बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखा हुआ, आराम से समझ में आ जाएगा कि यूएन जो है उसके संबंध संगठनों ने मानवाधिकार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संस्थाएं वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, प्रमोशन करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं। अब ये कौन कौन से संगठन हैं हम देख लेते हैं। पहला आपका यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की गई थी इसके द्वारा, ठीक है। 1948 में अपनाई गई यह घोषणा मानवाधिकारों की नींव, जिसमें कि 30 अनुच्छेद शामिल हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा जैसे सब अधिकारों की व्याख्या की गई है। वैश्विक मानक की अगर हम बात करें तो यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने विश्व भर में मानवाधिकारों के लिए मानक स्थापित किया और देशों को इन अधिकारों को अपनी कानूनी और संवैधानिक व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए भी प्रेरित किया। दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। भैया स्थापना इसकी हुई 2006 में। इसके पूर्व मानवाधिकार आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था। इसके कार्य अगर हम देखें तो यह परिषद मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है। समीक्षा की प्रक्रिया करें अगर हम, तो इसकी प्रक्रिया के माध्यम से ही सभी सदस्य देश जो है वो मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय। इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा की जाए, प्रमोशन को मजबूत करना। इसके कार्य तकनीकी सहायता देना, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना, क्षमता निर्माण करना, ये सब चीज़ें इसके कार्य हैं। फिर आता है आपका भैया संधियां और संधि निकाय। तो टेंशन मत लीजिए आप, यही क्वेश्चंस आपको करने हैं और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखना है एंड तक। जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इसके अंदर सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अगर पूरा याद नहीं होता है तो आप सिर्फ पॉइंट याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो संधियां और संधि निकाय, प्रमुख संधियां हैं इसके अंदर ये और संधि निकाय हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चंस आपको जो समझाने लायक होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ आपको जल्दी हो सकता है कि समझ में ना आए, मतलब थोड़ा सा आपको टिपिकल सा नज़र आए, ठीक है। ये अन्य संगठन है और उसके बाद में ये इसका निष्कर्ष है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। तो भैया एक क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में जाति और वर्ग के बीच में क्या संबंध है? जाति और वर्ग के बीच में, कास्ट और क्लास के बीच में क्या संबंध है? तो भारत में सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में जाति और वर्ग के बीच परस्पर संबंध का परीक्षण करना एक जटिल और महत्वपूर्ण कार्य है। तो भैया दोनों के बीच में अगर हम वो करते हैं तो एक जटिल और एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। भारत में सामाजिक असमानताएं मुख्यतः जाति और वर्ग के आधार पर ही है। हमारे भारत में आपने देखा होगा कि भाई जाति और वर्ग के आधार पर जो है लोग बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। तो जाति आधारित असमानता में सबसे पहले आती है जाति की संरचना। भारतीय समाज में जाति प्रणाली का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सबको पता होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के 4 वर्ग यहाँ पर विभाजित हैं। इसके अलावा जो है अछूत या दलित जातियों को भी इसमें इनका भी अस्तित्व है। जाति एक जन्मजात पहचान है, जहाँ पे जन्म हो गया उसी जाति के हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार सामाजिक भूमिका और कार्य निर्धारित करते हैं कि भाई अगर वो ब्राह्मण वर्ग से है तो उसका काम पूजा पाठ का होगा, क्षत्रिय है तो वो देखभाल करेगा, पूरी उसकी रक्षा करेगा, वैश्य है तो वो और बाकी के सारे काम करेंगे, और शूद्र है तो वो इन चारों की सेवा करेगा, है ना, या फिर मतलब जो है बहुत गिरे हुए जो काम होंगे वो करेंगे। तो इस तरीके की बात पहले बताई जाती थी। असमानताएं और भेदभाव की अगर हम बात करें तो भैया जातिगत असमानताएं, शिक्षा कितना भी पढ़ लो, कितना भी आगे चले जाओ, आज भी हमारे समाज में जो है इनइक्वालिटी की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो आज भी छोटी जाति, बड़ी जाति, ठीक है, स्त्री पुरुष, हर प्रकार का भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। रंग रूप का भी भेदभाव आपको देखने को मिलेगा।
पर्टिकुलरली हम यहाँ पे जाति की बात कर रहे हैं। तो जातिगत असमानताएं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक प्रतिष्ठा तक पहुँच में अवरोध उत्पन्न करती है। कि जो जाति की जो विभिन्नताएं हैं ना, जाति की वजह से लोग शिक्षा नहीं ले पा रहे अच्छी, रोजगार नहीं ले पा रहे अच्छे, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी सामाजिक प्रतिष्ठा है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उच्च जाति के लोग आमतौर पर संसाधन और अवसरों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं, जबकि निचली जातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर उनको बनाए रखा है। ठीक है। फिर आती है आरक्षण प्रणाली, रिजर्वेशन। तो भैया दलित, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण प्रणाली लागू की गई ताकि जो उनकी शिक्षा और रोजगार में जो है उनको सपोर्ट मिल सके थोड़ा सा। तो यह प्रणाली कुछ हद तक असमानताओं को कम करने में भी सहायक रही, यानी कि जो अनइक्वलिटी थी इसको इक्वल करने में इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब वर्ग आधारित असमानता है, ऊपर हमने जाति वाला पढ़ा, अब वर्ग। तो भैया वर्ग आधारित में देखो, भारतीय समाज में वर्ग विभाजन आर्थिक स्थितियों पर आधारित है। कितने कितने वर्ग हैं देखो, उच्च वर्ग है जो बहुत पैसे वाले हैं, मध्य वर्ग यानी कि जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, और निम्न वर्ग जो कि गरीबी रेखा वाले हैं। वर्ग विभाजन आय, संपत्ति, शिक्षा और पेशे के आधार पर होता है। आपकी आय ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, आप बहुत पढ़े लिखे हो तो ऊंचे वर्ग से हो, आप कम पढ़े लिखे हो, थोड़ी सी आय है तो मध्यम वर्ग से हो, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और आप कमाई बहुत ज़्यादा कम रहे हो तो आप जो है बिल्कुल निम्न वर्ग से हो। अब असमानताएं देखो इसमें, उच्च वर्ग के लोग उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उच्च स्तरीय जीवन शैली का आनंद लेते हैं। सिंपल सी बात है भैया, वो उच्च हैं मतलब ऊँचे हैं, तो ऊँचे पद पर चाहे आप पैसे से हैं, संपत्ति से हैं, किसी से भी हैं। निम्न वर्ग के लोगों के साथ में थोड़ा अलग है, उनके घर में हमेशा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक तंगी रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी रहेगी, और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति में भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ईजी है बिल्कुल। जाति और वर्ग के परस्पर संबंध, अब दोनों के बीच में यहाँ पर संबंध बताए गए हैं। ये आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, नॉर्मली आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म है और ये आपका निष्कर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। भारत में सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में जाति और वर्ग के बीच परस्पर संबंध, ये तो भैया अभी बताया ही है, ये तो उसको हम स्किप कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 2 बार एडिट हो गया इसके अंदर। हाँ, अब जो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाना है, आपके पेपर में आएगा ही आएगा कि भारत में जो मजदूर हैं, लेबर क्लास के जो लोग हैं और जो महिलाएं हैं, इन पर ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण और जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण, इनका क्या प्रभाव है। भारत के अंदर जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं, जितने भी वुमेन्स हैं, या जितने भी हमारे अगर हम बात करें यहाँ पर और बाकी के जो लोग हैं, उन पर जो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। तो यहाँ पर अभी हम पर्टिकुलर देखते हैं कि भारत में मजदूरों और महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैश्वीकरण ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। मजदूरों पर वैश्वीकरण का प्रभाव देख लेते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। पहला पॉइंट देखो भैया, बहुत ही अच्छा है कि रोजगार के अवसर मिले हैं। उदारीकरण की नीति आई थी 1991 में, तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिले। आईटी और बीपीओ सेक्टर के अंदर रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, जहां मजदूरों को स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ गई है, अब अलग अलग तरीके से बिखर गए हैं। श्रमिक अधिकार और स्थितियाँ, श्रमिक अधिकार, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जो है लोग श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिसके कारण श्रमिक अधिकारों का हनन और शोषण भी बढ़ा है। और न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, काम के घंटे ज़्यादा होते हैं और कार्यस्थल की सुरक्षा में गिरावट भी देखी गई है, किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। और वैश्वीकरण के और भी चीज़ देखो भाई, ठेका मजदूरी प्रणाली का विस्तार हुआ, जिससे मजदूरों की स्थायित्व और सुरक्षा में कमी आई है। विनिर्माण और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो एमएनसी होती है ना, ऐसी जो कंपनियां हैं, इनके आने से क्या हुआ है, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन हुआ, लेकिन इन नौकरियों की गुणवत्ता और सुरक्षा चिंता का विषय है, ये जो नौकरी दे रहे हैं। कृषि क्षेत्र की बात करें तो वैश्वीकरण के चलते कृषि उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, और फिर जो किसान कर्जे में आ गए और आत्महत्या कर ली। ये तो हो गया भैया हमारा किसान पर। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण। सबसे पहला पॉइंट भाई इसका पॉजिटिव रहेगा कि भाई वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ है, नए नए अवसर मिले हैं, तो महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, खासकर सेवा क्षेत्र में, आईटी, बीपीओ, रिटेल सेक्टर, और इसमें महिलाओं की जो है भूमिका ज़्यादा ली गई है, यानी कि इनकी भागीदारी इसमें
ज़्यादा है। वेतन की असमानता, हालांकि रोजगार के अवसर तो बढ़े पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में वेतन जो है आज भी क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि असमान है। आज भी अगर आप देख लेते हो कि एक महिला कहीं जॉब कर रही है और एक पुरुष जॉब कर रहा है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। श्रमिक अधिकार और स्थितियां अगर देखें, कार्यस्थल पर भेदभाव जो होता है, जैसे महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव, जैसे भाई यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल आवश्यक होता है, परंतु ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अनौपचारिक क्षेत्र है, बड़ी संख्या में महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं जहां उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, है ना, बहुत कम वेतन दिया जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा में सुधार, वैश्वीकरण की वजह से शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है ना। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण मिले हैं, यानी कि आपने देखा होगा एमबीए की डिग्री विदेशी है, तो ये वैश्वीकरण की वजह से भारत में आ पाई है, वरना नहीं आती। और इसका निष्कर्ष आप लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने भारत में मजदूरों और महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। रोजगार के नए अवसर, आर्थिक सशक्तिकरण की संभावनाएं बढ़ी हैं लेकिन इसके साथ ही श्रमिक अधिकारों का हनन भी हुआ है और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां भी पैदा हुई हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आता है भैया मानव अधिकार क्या है और भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून और संस्थाएं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। मानव अधिकार ऐसे मूलभूत अधिकार हैं जो कि सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। उनकी राष्ट्रीयता, स्थान, लिंग, जाति, धर्म, भाषा या अन्य किसी स्थिति पर कोई प्रभाव ना हो। यह अधिकार मानव की गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब इसमें शामिल है। तो भारत में जो मानव अधिकारों की जो सुरक्षा है उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, संस्थाएं बनाई गई हैं। तो भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून और संस्थाएं बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान कराना, उनके संरक्षण के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना, ये जरूरी है। अब पॉइंट आता हमारा सबसे पहला भैया भारतीय संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 के अंदर, ये सबको पता होगा। समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद हम देख लेते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, यह आया था 1993 में। ये जो मानव अधिकार हैं इनको भी खतरा है, तो इनका संरक्षण, है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक जो है वो एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया 1993 के अंदर। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस अधिनियम के तहत 1993 में स्थापित हुआ और इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, उनकी रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना है। इसके कार्य क्या हैं? मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच, रिपोर्ट तैयार करना और सरकार को सुझाव देना। अधिकार, सुओ मोटो मामलों की सुनवाई करना और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मानव मामलों की जांच करना और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए सिफारिशें करना, ये इसके अधिकार में आता है। नंबर 3 पॉइंट इसका आपका राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस। राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया है जो कि राज्य में मानवाधिकार की रक्षा और संरक्षण के लिए काम करेगा। उसके बाद आपका विशेष कानून और अधिनियम, स्पेशल कानून, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के लिए अधिनियम 1989 में आया था। ये बताया गया था कि ये जो अधिनियम आया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव को रोकने के लिए था। फिर आया आपका बाल श्रम निषेध, है ना, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है काम नहीं कराया जाएगा एंड ऑल। फिर महिला आरक्षण, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि 33% आरक्षण का प्रावधान है ना, और उसके बाद में कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है, ये भी एक अधिनियम आया था 2013 में। फिर उसके बाद में आता अन्य संस्थाएं और आयोग। अब जो और भी संस्थाएं अलग, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, तो ये सारे के सारे इसके आयोग हैं और पॉइंट्स। ठीक है भैया, ये इसका निष्कर्ष है, आप इसे देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका। ये तो शायद मैंने ऊपर पढ़ा ही दिया था आपको, हाँ ये पढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया आपका, इसको हम स्किप कर लेते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था और महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता। तो भैया पंचायती राज व्यवस्था आपने 11वीं क्लास से पढ़ा होगा,
पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायती राज व्यवस्था का परिचय। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रमुख प्रणाली है, जिसे संविधान के 73वें संशोधन और 1992 के माध्यम में संस्थागत रूप दिया गया। तो ये जो पंचायती प्रणाली है वो 73वें संशोधन अधिनियम में आई है 1992 में। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है, ये आपने अगर याद हो, आपको आपने 11th में पढ़ा हो, त्रिस्तरीय ढांचा। सबसे पहले यहाँ पर जो अगर हम बात करें त्रिस्तरीय कौन कौन सा होगा, 1 2 3 3 स्तर होते हैं। सबसे जो नीचे है आपका वो कौन सा, जिला स्तर। फिर उसके ऊपर यहाँ पे जो है जिला स्तर, फिर उसके बाद में आता है ब्लॉक समिति, और उसके बाद में आता है आपका गांव स्तर। क्या आता है, गांव स्तर। आगे देखते हैं ज़रा। अब महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता। कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि भाई 33% आरक्षण है, 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसको जोड़ दिया गया है। महिलाओं की भूमिका और योगदान। नीतिगत निर्णय लेने में महिलाएं जो है पंचायती राज संस्थाओं में अलग अलग योजना और कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, जैसे कि स्वच्छता हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पोषण हो, है ना, ये सब चीज़ें। अब कुछ समस्याएं भी हैं इनके सामने, इस सफलता की कहानी भी है। समस्याएं देख लेते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को नेतृत्व के पदों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं इसमें, ये आपका निष्कर्ष आ गया। उसके बाद में भैया आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के मुद्दों से निपटने के लिए दहेज निषेध अधिनियम कब आया और ये क्या है। तो 1984 के अंदर आया था अधिनियम। 2005 में महत्वपूर्ण कानून बना इसमें। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि प्राचीन भारत में दहेज प्रथा चलती थी पहले, फिर औपनिवेशिक काल आया, दहेज प्रथा फिर भी जारी रही, फिर दहेज निषेध अधिनियम आया 1961 में। दहेज प्रथा को कानूनी रूप से रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद में इसके कारण और आवश्यकता की बात की गई है और मुख्य प्रावधान। दैन घरेलू हिंसा 2005, और ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिए। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका बिल्कुल बढ़िया जाएगा। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।